तो मोदी जी सोचते हैं कि 5 किलो अनाज हमने दे दिया, वोट बैंक की बात करते हैं, और इस देश के 80 करोड़ गरीब परिवार जहां 5 किलो अनाज दे रहे हैं, वो समझते हैं कि हमने इनको बंधुआ बना लिया है, ये हमारा बंधुआ वोटर है, इनको डरा देंगे कि वोट नहीं दोगे तो 5 किलो अनाज बंद हो जाएगा और लोग चुपके से वोट दे देंगे। मोदी जी, ये चुनाव हिंदुस्तान के गरीबों ने तय कर लिया कि हम गरीब हो सकते हैं लेकिन हम गुलाम नहीं है आपके, और इस गरीबी के जंजीरों को तोड़ने के लिए, अपना हक हासिल करने के लिए चुनाव हम लड़ रहे हैं। ये 5 किलो अनाज से क्या होगा? हमें तो भोजन चाहिए। सवाल था भोजन के अधिकार, लोगों को कुपोषण से लड़ने के लिए उससे छुटकारा मिले, पौष्टिक भोजन मिले। राशन में हमें सिर्फ अनाज नहीं, हमें तेल भी मिले, दाल भी मिले, चीनी भी मिले, मिलना शुरू भी हुआ था। और पूरे राशन के सवाल को, जन वितरण प्रणाली के उस बड़े सवाल को इन्होंने कहा बस रिड्यूस कर दिया कि 5 किलो अनाज दे लीजिए, बस चुप हो जाइए। 5 किलो की जगह पे लोगों को 4 किलो मिलता है, कहीं कहीं तो गेहूं भी नहीं मिलता, चावल भी नहीं मिलता, बजरा भी मिलने लगा है, तो उसके से भोजन कैसे बनेगा? तो भोजन की बात होगी तब गैस की बात आएगी कि आपने गैस सिलेंडर जो दिया था वो गैस तो लोग भरा नहीं सकते, और इसीलिए इंडिया गठबंधन ने कहा है कि गैस सिलेंडर को 500 रुपए में हम उपलब्ध कराएंगे इस देश के तमाम गरीबों को। आप कहते हैं कि हम बिजली भेजते हैं घरों में, आप बिजली नहीं भेजते, आप बिजली का लंबा चौड़ा बिल भेज देते हो लोगों के घर में। गरीबों के पास बिजली के इतने बड़े बिल आ गए हैं, और इंडिया गठबंधन ने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री हिंदुस्तान के तमाम गरीबों को दिल्ली में मिलता है, पंजाब में मिलता है। हमारे साथी संदीप सौरभ ने अभी नालंदा में हम थे, उनके लिए प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने अपना वो ऑडियो वीडियो क्लिप सुनाया कि विधानसभा में उन्होंने कहा कि बिहार में अगर दिल्ली में मिल सकता है, पंजाब में मिल सकता है, सबसे ज्यादा गरीबी अगर बिहार में है, तो बिहार के गरीबों के पास बिजली बिल क्यों, 200 यूनिट बिजली क्यों नहीं फ्री मिलेगी? नीतीश जी ने बड़ा पता नहीं गुस्से में आकर के कहा कि नहीं मिलेगी, हम मुफ्त में नहीं देंगे, हम सस्ते में देते हैं। आप सस्ते में बिजली देते हो? मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान की सबसे महंगी बिजली शायद अभी जो स्मार्ट मीटर से आया हुआ है, सबसे महंगा जो है बिजली आपके बिहार के अंदर अभी मिल, तो 200 यूनिट बिजली फ्री। ये जो बड़े सवाल है इस देश के गरीबों के, इन सवालों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। जो रोजगार का सवाल, बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने इसको मुख्य मुद्दा बनाया कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और 10 लाख सरकारी नौकरी। हमने जब 10 लाख नौकरी की बात की तब नीतीश जी तो उधर थे, और नीतीश जी ने और पूरे भाजपा के नेताओं ने कहा कि कहां से दे दोगे नौकरी, पैसा कहां है, नौकरी देना संभव नहीं है। लेकिन जब उनको बात समझ में आ गई कि बिहार के नौजवानों ने तो ठान लिया है कि नौकरी लेकर ही दम लेंगे, बिना नौकरी बिहार राजनीति चलने वाली नहीं है, तब बढ़ चढ़ करके बोल दिए कि हम 19 लाख देंगे। हम लोगों ने 10 लाख कहा तो उन्होंने कहा कि हम 19 लाख देंगे। लेकिन हुआ क्या? 17 महीने जब नीतीश जी हम लोगों के साथ आए थे, तब जाकर के 5 लाख रोजगार मिला। सरकारी जो हमारे नियोजित शिक्षक है उनको राज्य कर्मी का दर्जा मिला, पक्की नौकरी की शुरुआत हुई। अभी चुनाव में देखिए क्या बोल रहे हैं भाजपा वाले कि नौकरी तो मिली है, तो नीतीश जी मुख्यमंत्री थे और नीतीश जी ने दिया। नीतीश जी को अगर देना था, भारतीय जनता पार्टी को अगर गंभीर थे अगर नौकरी के सवाल पर, तो 19 लाख जो आपने वादा किया था, तो आप इंतजार क्यों कर रहे थे? 19 लाख में 10 लाख आपने क्यों नहीं दे दिया? 5 लाख नौकरी तब जाकर के मिली जब महागठबंधन में नीतीश जी आए, और माले ने, राजद ने, तमाम पार्टियों ने, हम लोगों ने दबाव बनाया, पूरा आंदोलन शुरू हुआ, दबाव बना, तब जाकर के 5 लाख नौकरी। और इसीलिए इंडिया गठबंधन ने कहा कि बिहार से जिस मॉडल की शुरुआत हुई है, नौकरी, पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी, स्थायी रोजगार, सम्मानजनक रोजगार, सुरक्षित रोजगार, ये एजेंडा है। और इंडिया की सरकार बनेगी तो 15 अगस्त को 30 लाख जो सरकारी खाली पद है, उन तमाम पदों को बहाली का काम शुरू हो जाएगा। 1 करोड़ पद का
ये रोजगार का संकट क्यों पैदा हुआ? ये रोजगार का संकट पैदा हुआ कि सरकार अपने तमाम जिम्मेदारियों से भाग रही है। रोजगार कहाँ मिलता था सबसे ज्यादा? रेलवे में, सेना में, बैंक में, सरकारी स्कूल में, सरकारी अस्पताल में। सरकार अगर कहेगी कि हमारा कोई काम ही नहीं है, सब कॉर्पोरेट वाले करेंगे, अस्पताल प्राइवेट होगा, शिक्षा महंगी होगी, प्राइवेट स्कूल होगा, रेलवे का भी निजीकरण होगा, तो रोजगार कहाँ से आएगा? और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि ये जो अंधाधुंध निजीकरण इस देश में, इस पर बिल्कुल रोक लगेगी। और एक बात और समझ लीजिए कि रोजगार अगर निजीकरण होगा, सरकारी नौकरी अगर नहीं होगी, तो आपका आरक्षण भी खत्म है। उस आरक्षण का मतलब क्या? आरक्षण तो सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट सेक्टर में कहाँ आरक्षण है? तो बड़े चालाकी से इन्होंने कहा कि हाँ हम आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन आरक्षण पर उन्होंने रोक लगा दी देश में। हम लोगों ने कहा कि मोदी जी आप जो झूठ बोल रहे हैं अभी आरक्षण में भी, राजाराम जी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदू का आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे। सवाल ये नहीं है। सवाल है कि इस देश में मुस्लिम जातियों को जो आरक्षण मिलता है, बिहार में कर्पूरी जी के जमाने से मिल रहा है। और ये आरक्षण मुस्लिम होने के नाते नहीं, पिछड़ा होने के नाते, उनका जो पेशा है, जो उनकी गरीबी है, जो उनके शैक्षणिक सामाजिक पिछड़ापन है, इस आधार पर मुस्लिम जातियों को आरक्षण मिलता है। मोदी जी का एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था, किसी चैनल को बोल रहे थे 2 साल पहले कि गुजरात में हमने 70 मुस्लिम जातियों को ओबीसी का दर्जा दे रखा है। अगर अपने गुजरात में 70 मुस्लिम जातियों को ओबीसी का दर्जा दिया है, उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो बिहार में आकर के आरक्षण के सवाल पर हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? बंगाल के आपके हाई कोर्ट में अजीब स्थिति हो गई। 2010 के बाद जितने 5 लाख लोगों को ओबीसी का सर्टिफिकेट दिया गया था, अब हाई कोर्ट का एक फैसला आता है चुनाव के बीच में, वो सारे आरएसएस के लोग जहां है, कह दिया कि बस 5 लाख सर्टिफिकेट अभी खारिज। तो आरक्षण पर हमला शुरू कर दिया ओबीसी के नाम पर। हम लोगों ने कह दिया कि आरक्षण छीनने का सवाल नहीं है, आरक्षण बढ़ाने का सवाल है। बिहार में जब जाति आधारित जनगणना हुई और बिहार के पूरे समाज की संरचना बिल्कुल साफ सामने आ गई, तो हम लोगों ने 50% आरक्षण की सीमा को तोड़ करके 75% आरक्षण बढ़ाने का फैसला किया, और ये देश के पैमाने पर अब किया जाएगा, ये इंडिया गठबंधन ने कहा है। तो आरक्षण के सवाल पर भी गुमराह कर रहे हैं। किसानों के सवाल पर मोदी जी, नीतीश जी दोनों, नीतीश जी ने तो रोड मैप की बात की थी, और इस पूरे सोन नहर के इलाके में ये धान का कटोरा, ये पूरे दक्षिण बिहार का इलाका, आज आप क्या देख रहे हैं? हर जगह किसानों का संकट। मोदी जी कहते हैं कि मैं तो भेज रहा हूं पैसा। मोदी तो किसान को सम्मान भेजता है, सम्मान निधि भेजता है। क्या है कि महीने में 500 रुपए, 6000 रुपए देते हैं। और देश के किसानों ने क्या कहा? देश के किसानों ने कहा कि हमें आपके इस सम्मान की जरूरत नहीं है, आप हमें तमाम फसलों के लिए सही कीमत की गारंटी कर दीजिए कि हर फसल के लिए जो स्वामीनाथन जी ने जैसे कहा है, लागत से 1.5 गुना वो कीमत तय कर दीजिए। छोटे बटाईदारों को भी दीजिए, छोटे किसानों को भी दीजिए, सबको दीजिए, तो देश के किसान बाकी अपना देख लेंगे। तो 500 रुपए, 1000 रुपए के सम्मान निधि की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन इस सवाल पर मोदी जी खामोश। मोदी की गारंटी में किसानों के लिए कोई बात नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी और इस देश के किसानों की जो सबसे बड़ी मांग है कि तमाम फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी, वो तत्काल हम लोग लागू कर देंगे इसको। और खेती में लागत को कम करने के लिए, खेती में जो सामान का इस्तेमाल हो रहा है उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जो कर्ज का बोझ किसानों पर है, इस देश के बड़े पूंजीपतियों के ऊपर कोई कर्ज का बोझ नहीं है, वो बैंक लूट के बाहर चले जाते हैं, भाग रहे हैं लगातार, लेकिन किसान के ऊपर कर्ज का बोझ है। किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, और इसीलिए किसान को कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए एक तत्काल एक आयोग का गठन हो और व्यवस्थित ढंग से किसानों के ऊपर जो कर्ज का बोझ है इसको खत्म किया जाए, ये इंडिया गठबंधन ने कहा है। तो चुनाव हम अपने मुद्दों पर लड़ रहे हैं, और इस समय अजीब स्थिति है देश में, संविधान भी मुद्दा बन गया।
अभी चुनाव आयोग ने लिखा कि हम संविधान की बात नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? अगर इस देश में संविधान खतरे में होगा, सरकार संविधान के खिलाफ कदम उठाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इलेक्टोरल बॉन्ड था, चुनावी चंदा, ये संविधान विरोधी था, गैर संवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो सरकार अगर संविधान के खिलाफ काम करेगी, चुनी हुई सरकारों को गिरा देगी, तोड़ देगी, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल देगी, केजरीवाल जेल में, हेमंत सोरेन जेल में, और बिहार में नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के जेल में उन्होंने किडनैप कर लिया, अपने साथ ले लिया। जेल में नहीं है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। पूरे दुनिया को इतना अफसोस हो रहा था। मोदी जी आए थे, पटना में रोड शो कर रहे थे। नीतीश जी बिहार के बड़े नेता, 2 दशक से मुख्यमंत्री, मोदी जी के बगल में खड़े हैं और उनके हाथ में भी मोदी जी ने एक कमल वाला झुनझुना थमा दिया। पूरे देश में, दुनिया के हर कोने में हर बिहारी को खराब लग रहा था। ये क्या हो रहा है? तमाम छोटी छोटी पार्टियों को, वीआईपी पार्टी को आप हड़प लिया, सभी पार्टियों को हड़प लेंगे, विधायकों को खरीद लेंगे। 400 से ज्यादा विधायक पिछले 10 साल में खरीदे गए। अभी इस चुनाव के बीच में भी बिहार में आपने देखा, नीतीश जी जब उस तरफ गए, राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायक, कांग्रेस के 2 विधायक, 5 विधायक, कांग्रेस के 2 विधायक, सासाराम के विधायक, पूरे इस इलाके के विधायकों को खरीद रहे हैं। ये खरीद फरोख्त, ये क्या है? पैसे के बल पर पूरे देश में चलाना चाहते हैं छोटी छोटी पार्टियों को। और सिर्फ छोटी पार्टी नहीं, बसपा कोई छोटी पार्टी नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी थी। 4 बार बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, और आज बसपा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का ऐसा दबाव। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने देखा कि बसपा ने जो उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, पूरे भारतीय जनता पार्टी के दबाव में थोक भाव से उन्होंने उम्मीदवार बदल दिया। और तो और मायावती जी ने अपने भतीजा, वो नौजवान नेता आकाश आनंद, मायावती जी ने खुद कहा कि मेरे बाद ये उत्तराधिकारी है, बसपा के राष्ट्रीय संयोजक हैं। और जब उस नौजवान नेता ने, हमने सुना कि पहले तो बोल रहे थे सपा के खिलाफ, तो कभी बात नहीं थी। जैसे ही उस नौजवान को ये बात समझ में आई कि जमीन में बात कुछ और है, दलित परेशान है, चिंतित है संविधान को लेकर, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर राज को लेकर के, जैसे ही वो नौजवान नेता ने बोलना शुरू किया आतंक राज के खिलाफ, बुलडोजर के खिलाफ, संविधान के लिए, मोदी जोगी के खिलाफ, मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर के अपने भतीजे को, उन्होंने कहा कि इसके अंदर अभी परिपक्वता नहीं आई, तमाम पदों से इसको हम मुक्त कर देते हैं, आगे देखेंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी आज इस देश में हर चीज पर कब्जा जमाना चाहती है। देश की पूरी संपत्ति वो बस अदानी और अंबानी के हाथ में, और देश की पूरी सत्ता ऊपर से लेके पंचायत तक मोदी जी के लिए, मोदी जी पार्टी के पास, और बाकी एक पार्टी एक नेता, एक पार्टी एक नेता। इतने बड़े देश, इतने देश में इतने सारे विपक्षी दल, इतने दल नहीं होंगे तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? और आज पूरे लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश। और इसीलिए हमें तो लगता है कि इस चुनाव की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी उपलब्धि है, इस देश के आम जनता ने, आम आवाम ने कह दिया कि इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने जो लोकतंत्र का विधान दिया है, जो संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली इस देश में है, जिस संविधान से हमें वोट डालने का अधिकार मिला है, जिस संविधान से हमें आरक्षण का हक मिला है, जिस संविधान से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस देश के अंदर दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सबको बराबरी का हक मिला है, हम उस संविधान के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस लोकतंत्र पर कोई हमला हम नहीं सहेंगे। ये चुनाव इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए, इस संविधान की रक्षा के लिए और ऐतिहासिक चुनाव बन गया। 5 चरण, 6 चरण में सभी लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का लगातार उनके पैर से, उस पैर के तले से जमीन खिसक रही है। जो एनडीए गठबंधन है उसका ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। और तब इन लोगों ने क्या किया? मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू किया लोगों को डराने के लिए। आप देख लीजिए प्रशांत किशोर, ये कहां से आ गए हैं अचानक बीच में? बंगाल में ममता बनर्जी के चुनाव में उनके रणनीतिकार थे,
भाजपा के खिलाफ उस समय बोल रहे थे, कर रहे थे। ममता बनर्जी की जीत बंगाल में उसका श्रेय ले रहे थे और इसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत हुआ, दूसरे पार्टियों के लिए काम किया, अब हम बिहार में आकर के अपनी पार्टी बनाएंगे, अपनी रणनीति बनाएंगे। हम लोगों ने कहा अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आप आइए बिहार में आकर के करिए। यात्रा कर रहे थे, जन सुराज यात्रा पूरे घूम करके, अचानक यात्रा रोक करके, बिहार की तमाम बातें छोड़ करके, बीच चुनाव में 4 चरण के बाद जब पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कितने गहरी पानी में, तब जाकर के हर चैनल में जाकर के बोल रहा है कि नहीं नहीं, मोदी जी के खिलाफ तो देश में कहीं कोई गुस्सा नहीं है, आक्रोश नहीं है, सब ठीक चल रहा है और मोदी जी ने जैसा कहा वैसे ही 400 सीट लेकर के आ जाएंगे। अब ये आपके खिलाफ साजिश है, आपको गुमराह करने के लिए, डराने के लिए। और बात क्या है? बात है कि चुनाव जहां तक पहुंच गया है, भारतीय जनता पार्टी लगातार पीछे, ये जो मोदी तानाशाह है, तानाशाह का पैर लड़खड़ा रहा है, जुबान भी लड़खड़ा रहा है और इसीलिए बस आखिरी चरण में हमें क्या करना है, एक जम करके ऐसा धक्का दे देना है कि वो पूरे तानाशाही खत्म हो जाए और 4 तारीख को इंडिया गठबंधन को स्पष्ट बहुमत के साथ, निर्णायक बहुमत के साथ एक मजबूत सरकार बनाने का पूरा मौका मिले। अब ये है माहौल। चुनाव जो बचा हुआ है, कहाँ बचा हुआ है? अब देख लीजिए सीटों को। आपके शाहाबाद में चुनाव बचा हुआ है, आपके बगल में मगध के कुछ इलाके में चुनाव बचा हुआ है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में चुनाव बचा हुआ है, हरियाणा में, दिल्ली में चुनाव बचा हुआ था, आज हो गया है, पंजाब का चुनाव बचा हुआ है, कलकत्ता का चुनाव बचा हुआ है। क्या ऐसा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाला चुनाव है? ये पूरा जो आखिरी चरण का चुनाव है, ये तो वो चुनाव है। हमने देखा क्रिकेट में, अभी तो आईपीएल का फाइनल होने वाला है, कि क्रिकेट में अक्सर ये दिखाई देता कि आखिरी ओवर में आकर के महेंद्र सिंह धोनी आखिरी गेंद में छक्का जड़ देते हैं और टीम की जीत हो जाती है। ये आखिरी चरण का जो चुनाव है, ये तो चौका छक्का जड़ने वाला चुनाव है। और यहाँ चौका छक्का कौन लगाएंगे? इस काराकाट के इलाके में काराकाट है, डेरी है, नोखा है, हम वहां से आ रहे हैं, गो, नबीनगर, ओबरा देखते हुए 6 के 6 विधानसभा सीटें आप जीते हुए हैं 2020 में। इसीलिए काराकाट के मतदाताओं से हम कहेंगे कि आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। हमने अभी देखा कि अरुण जी को आपने विधानसभा में जब भेजा, 80,000 से कुछ ज्यादा वोट देकर के भेजा, लेकिन आपका तो लोकसभा का नाम भी काराकाट है और इसीलिए राजा राम जी को 80,000 नहीं, 1 लाख से ऊपर वोट दे करके भेजिए इस बार, 1 लाख से ऊपर वोट दे करके। क्योंकि चुनाव में, चुनाव आयोग अब उसका जो रुख है, रवैया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हम लोगों ने पिटीशन किया कि भाई चुनाव के आंकड़े बताने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं? 19 अप्रैल को चुनाव हो गया था और 30 अप्रैल को आकर के आप आंकड़े बता रहे हैं। 19 को आपने कहा कि 60% वोट पड़ा, 20 तारीख को भी अप्रैल में आपने कहा कि 60% वोट, और 30 तारीख को आकर के आप कह रहे हैं कि नहीं 65-66% वोट हो गया। ये कहां से आया? ये 6% वोट कहां से आ गया? इसकी कोई व्याख्या तो आप देंगे? कोई व्याख्या नहीं दे रहे हैं, आंकड़े नहीं बता रहे थे, अभी आज जाकर के कुछ आंकड़े बता रहे हैं। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि चुनाव अगर कम फासले वाला फैसला होगा, अगर आप सोच रहे हैं कि भाई 15-20,000, 25,000, 30,000 से कोई चुनाव में हार जीत का फैसला होगा, तो वो चुनाव चुरा लेने की साजिश की पूरी गुंजाइश बनी रहेगी। और इसीलिए इस साजिश को भी चकनाचूर करने के लिए, ताकि इस चुनाव को कोई चुरा ना सके, कोई चंडीगढ़ मॉडल नहीं चलेगा, सूरत मॉडल तो नहीं चला, इंदौर मॉडल यहाँ नहीं चला, काराकाट का जो मॉडल होगा, बिहार का मॉडल होगा, कम से कम 1 लाख वोट से आप जिता करके भेजिए, ताकि किसी तरह के कोई छेड़छाड़ की गुंजाइश ना हो। तो साथियों, बस 1 तारीख चुनाव है और हमारे साथी कह रहे हैं कि बस एक सिंपल फार्मूला है, 1, 2, 3, 4। 1 तारीख चुनाव, ईवीएम में दूसरे नंबर पर राजा राम जी का नाम, 3 तारा वाला बटन, 1, 2, 3, और जम करके 1 तारीख को वोट दीजिए, तो 4 तारीख आपको जीत का पूरा मिल जाएगा संदेश। और आपको एक सांसद, बेहतर सांसद आपको मिल जाएंगे। लोग कह रहे हैं कि काराकाट के लोग बहुत दुखी हैं, परिसीमन के बाद जो लोकसभा या